जिंदगी की सुनी अनसुनी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है जिंदा दिली। काफी समय से मेरे मन में उत्सुकता थी कि वृद्धाश्रम जाकर वृद्धों के जीवन, उनकी हालिया स्थिति के बारे में कुछ जानकारी लेकर मैं भी यथासंभव उनकी कुछ सहायता कर सकूं। एक दिन मैंने वृद्धाश्रम पहुंच वहां के संचालक से मिलने की इजाजत ली और उनके कक्ष में पहुंच अभिवादन करने को हाथ जोड़कर ज्यों ही उनको देखा, मुझे लगा कि संचालक जी को मैंने कहीं देखा है, पर कहाँ यह याद नहीं आ रहा था। खैर, संचालक महोदय जो कि चोपड़ा थे ने मेरे अभिवादन का उत्तर दे बैठने का इशारा किया और अपना रजिस्टर बंद कर मेरी ओर देखकर कहा, कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा, आप मुझे कुछ समय दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। वे मुस्कुराते हुए बोले, आइए, और अपनी व्हील चेयर टेबल के आगे लेकर साइड में रखे सोफा की ओर बढ़े। मैं तो आश्चर्य से उनकी फुर्ती देखकर चकित रह गया। वे सोफा का सहारा लेकर अपनी व्हील चेयर लगा खड़े हो गए और जब तक मैं उनको सहारा देने आगे बढ़ता तब तक वो सोफे पर बैठ चुके थे। मुझे बैठने का इशारा कर उन्होंने टेबल पर लगा अलार्म दबाया। फौरन अर्दली हाजिर हो गया। उसे 2 कप चाय की कहकर वह पुनः मेरी ओर मुखातिब हुए। मैं अब तक उनको पहचान चुका था। वे मेरे सहपाठी नकुल चोपड़ा के पापा थे, जिनको मैंने कभी कभी नकुल को स्कूल लाने और ले जाने के दौरान देखा था। करीब 20-22 साल का लंबा अंतराल हो चुका था, पर मैंने उनसे इस बारे में कुछ नहीं कहा। अब मैंने पूछा, क्या मैं आपके जीवन और कार्य प्रणाली के बारे में कुछ जान सकता हूँ? वे बोले, बिल्कुल, मेरा जीवन तो खुली हुई किताब है और मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। आप क्या जानना चाहते हैं? मैंने पूछा, आप कहाँ के निवासी हैं और यहाँ कैसे आए? वे बोले, मेरा जन्म ग्वालियर शहर में हुआ था और मेरी आरंभिक शिक्षा भी वहीं हुई थी। ग्रेजुएशन के लिए मैं भोपाल चला गया और वहीं से बीटेक भी किया। आपकी जॉब कब और कैसे लगी? मैंने पूछा। वे बोले, पढ़ाई में मैं हमेशा ही अच्छा रहा, इसी कारण मेरा सिलेक्शन भी पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर के पद पर हो गया और वहीं मेरी पहली पोस्टिंग इंदौर में हुई। 3 साल से मैं मेरी शादी और बेटा भी हो गया। इंदौर के अतिरिक्त आपने किन किन शहरों में नौकरी की? मैंने पूछा। वे लंबी सांस लेते हुए बोले, मैं करीब करीब मध्य प्रदेश के सभी बड़े शहरों में रहा। जब मेरा बेटा 12वीं कर चुका तब मैंने उसे उसकी इच्छा अनुसार उसे विदेश जाकर ग्रेजुएशन करने अमेरिका भेज दिया। आपने बेटे की इच्छा पर उसे भेज दिया? आपके या आपके घर में किसी को आपत्ति नहीं हुई? मैंने पूछा। वे बोले, मैंने कभी बेटे पर किसी भी उचित काम के लिए पाबंदी नहीं लगाई। उसने शादी भी अपनी मर्जी से ही की। हमने सहर्ष अनुमति दे दी थी। बस एक ही अपेक्षा थी मुझे और मेरी पत्नी को कि बेटा अपने ही देश में नौकरी करे और वह बात उसने मान ली। थोड़ा रुककर वे फिर बोले, बहू का व्यवहार कुछ समय तक तो साथ ठीक ठाक था, फिर पता नहीं क्या हुआ, 3-4 महीने बाद ही वह मुझे और मेरी सास को बोझ समझने लगी। अब तक मैं भी रिटायर हो चुका था और बहू का बर्ताव देख मन बहुत दुखी होता था। हालांकि मेरी पत्नी यथासंभव घर के काम में सहायता भी करती थी। वे फिर रुक रुक कर बोले, धीरे धीरे मेरी पत्नी बेटे की उदासीनता और बहू की जातियों से बीमार हो गई। बेटे को तो हम दोनों को देखने के पास बैठने की फुर्सत ही नहीं थी। आखिर पत्नी मनी मन घुलते एक दिन ईश्वर के पास चली गई। अब रह गया मैं, जो कि उस घर में अवांछित था। वे थोड़ा पानी पीकर फिर बोले, मैं अपनी पेंशन का कुछ भाग अपने बैंक अकाउंट में डाल बाकी पैसा बहू को दे देता था। वह फिर भी संतुष्ट नहीं थी। वह मेरी पूरी पेंशन चाहती थी, पर मैं उसे नहीं देता था तो वह चिढ़ गई थी। वह थोड़ा रुके और फिर बोले, मैंने पूछा, आपने अपने बेटे से बात नहीं की? तो बोले, मैं भी तो मनी मन घुल रहा था, बेटे से बात होते महीनों बीत जाते थे। बहू अपने ही रंग में थी। एक दिन अचानक मैं सीढ़ियों से गिर गया और बेहोश हो गया। होश आया तो देखा मैं जैसा गिरा था वैसा ही फर्श पर पड़ा था। मैंने नौकर को आवाज लगाई और उसके सहारे अपने बेड पर आया। पैर में भयंकर दर्द था। नौकर ने बेटे को फोन किया, पर फोन नहीं उठा। उसने बताया दोनों किसी पार्टी में गए हैं। मैंने पड़ोसी से बेटे से पेन किलर मंगाई और खाकर जैसे तैसे रात काटी। सुबह भी बेटा मेरे पास नहीं आया। उसके जाने के बाद बहू की कर्कश आवाज सुनी, फोन पर किसी से बात कर रही थी। अब तो लगता है पैर भी बुढ़ों के टूट गए। पूरी जिंदगी अब उनको ढोते रहो। अब तक मेरी सहनशक्ति जवाब दे चुकी थी। मैंने जैसे तैसे अपने को संभाला, पड़ोसी को फोन करके ऑटो मंगाया और दर्द की परवाह ना करे हॉस्पिटल गया। वहाँ डॉक्टर ने बताया मेरे कूल्हे की हड्डी टूट गई है।
फिर उस दूसरे दिन मेरे पैर का ऑपरेशन हो गया और 8 दिन बाद छुट्टी भी। पर मैं घर नहीं जाना चाहता था क्योंकि मेरे बेटे ने कोई खोज खबर नहीं ली अभी तक। बहू तो मुझसे वैसे ही रुष्ट रहती थी। अब इसी कारण बहू मुझसे चिढ़ती थी कि मैं उनको पूरी पेंशन नहीं देता था। मेरी ज़रूरत के लिए मेरी पेंशन ही काफ़ी थी, सो मैंने यहाँ आना ही ठीक समझा। इस बात को 10 साल से ऊपर हो चुके, मैं यहाँ खूब खुश हूँ, लगता है मुझे यहाँ पूरा परिवार मिल गया। कहकर वह चुप हो गए। मैंने फिर पूछा, अब आप फिर व्हीलचेयर पर कैसे? वे हँसते हुए बोले, अरे 2 महीने पहले मैं फिर गिर गया और दूसरे पैर में भी 2 फ्रैक्चर हो गए। अब हालांकि ऑपरेशन हो चुका है पर डॉक्टर ने अभी चलने को मना किया है, इस कारण मैं इस पर हूँ। जब ठीक हो जाऊंगा तो फिर दौड़ने लगूंगा। आप यहाँ कार्यालय में भी काम कर रहे हैं? मैंने कहा। वे बोले, हालांकि मुझे कोई कहता नहीं है पर मैं स्वयं ही ये काम करता हूँ क्योंकि खाली बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे इससे संतोष मिलता है कि चलो किसी के काम तो आ रहा हूँ। मैं अपनी पेंशन का पैसा भी बस अपनी ज़रूरत भर निकाल कर यहीं दे देता हूँ। लगता है कि मैंने अपने माता पिता को दे दिया है। यह कहकर वह चुप हो गए। मैंने भी अब चलना उचित समझा और उनको प्रणाम कर अपने जेब से एक चेक निकाला, चुपचाप उनकी टेबल पर रख दिया। उन्होंने भी बिना देखे चेक को दान पेटी में डाल दिया। मैं अब बाहर निकलकर यही सोच रहा था, ऐसे भी जीवट वाले आदमी होते हैं, और अपने बचपन के साथी व सहपाठी नकुल को मन ही मन धिक्कारता हुआ लौट आया।